वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस विज्ञान विषय की तैयारी करा रही हूं। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन। और बेसिकली इसमें हम देखेंगे जो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो कैसे होता है और वहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 है और ये हमारा टॉपिक नंबर 19 रहने वाला है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने समझा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, छोटी आंत होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे भोजन को अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं। और वो विली की सहायता से, दीर्घ रोम की सहायता से, जिसके अंदर क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, जो कि विली के अंदर ही होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती हैं। उन सारे पदार्थों को जो अमीनो एसिड में बदले हैं, प्रोटीन की सहायता से अमीनो एसिड बना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, फैटी एसिड बने, ग्लिसरॉल बना, उन सबको हमारी रुधिर वाहिकों तक, ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती हैं और वही पोषक तत्व हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और इसी प्रोसेस को हम स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। तो देखिए, जब रुधिर वाहिकों में ग्लूकोज आता है तो इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो क्या इस ग्लूकोज से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम श्वसन नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने में जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पहुंचती है, तो ये क्या करती है, जो कोशिकाओं में ग्लूकोज है, जो भोजन का कार्य कर रहा है कोशिका के लिए, उसको विखंडित कर देती हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और साथ में ऊर्जा को रिलीज करती हैं। और ऊर्जा, एनर्जी तभी रिलीज होती है जब ग्लूकोज को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और जब ये ऊर्जा रिलीज होती है तभी हम अपने भिन्न कार्यों को कर पाते हैं। तो समझ में आया, ग्लूकोज से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकती। हमें एनर्जी तभी मिलेगी जब हम श्वसन करेंगे, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन, जब हम ब्रीथिंग करेंगे उस समय ही क्या होगा, जो आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज है वो परिवर्तित होता है किसमें, आपका एनर्जी में। ठीक है, समझ में आया। विदाउट इसके आपका एनर्जी आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए सभी जीवों के लिए रेस्पिरेशन, श्वसन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो भोजन में संचित ऊर्जा होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो श्वसन के समय ही निमुक्त होती है, रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये तो मैंने समझा दिया। क्या करा, भोजन हमारा ग्लूकोज में तो बदल गया, लेकिन जो उसकी ऊर्जा, जो ग्लूकोज है वो कब हमें ऊर्जा देगा, जब हमें श्वसन मिलेगा, जब हमें रेस्पिरेशन मिलेगा, तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। अतः क्या होता है, सभी जीवों के लिए भोजन से अगर उनको ऊर्जा प्राप्त करनी है तो उसके लिए श्वसन आवश्यक है। विदाउट श्वसन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, सब श्वसन करते हैं एनर्जी को पाने के लिए। देखिए, वायु में जो ऑक्सीजन है वो हमारी कोशिकाओं में, भोजन में, कोशिका में जो भोजन है उसको विखंडित करने में सहायता करती है। अब आप कहेंगे कोशिकाओं में कैसे भोजन पहुंच गया? वो भोजन और कोई नहीं, ग्लूकोज है। तो जो कोशिकाओं में हमारा ग्लूकोज पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो रुधिर वाहिकाओं में पहुंचा था, और उसी के माध्यम से जब हमारी कोशिकाएं, सेल के अंदर जो फूड है वो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो उस ग्लूकोज को जो वायु की ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन कर देती है, उसके ब्रेक डाउन में सहायता करती है। और इसी प्रोसेस में जो ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। देखिए, इसके अलावा 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है आपका वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। देखिए, जो कोशिका के अंदर भोजन है ग्लूकोज की फॉर्म में, जब वो ऑक्सीजन का उपयोग करके ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और साथ में ऊर्जा को रिलीज करता है, तो वही आपका वायवीय श्वसन कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जितना अभी तक मैंने आपको समझाया वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन ही था। ऑक्सीजन की सहायता में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जल में, और साथ में उसने एनर्जी को रिलीज करा, तो ये आपका वायवीय श्वसन है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
जब ऑक्सीजन ना हो अगर तब भी भोजन विखंडित हो, तब भी ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन हो, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। और इसमें भी क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन होता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो डायग्राम में यहाँ साफ साफ लिखा है, जो ग्लूकोज है उसने क्या करा, ऑक्सीजन के उपयोग के साथ क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में क्या रिलीज करी, ऊर्जा रिलीज करी। तो एनर्जी पाने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए। अब देखिए जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एरोबिक नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, अवायवीय श्वसन चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, जो फंगी होती हैं, ये विदाउट वायु में जो ऑक्सीजन है उसके बिना भी रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसके बिना ही अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ये रह सकते हैं। और ऐसे ही जीव आपके अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उसी के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। देखिए इस प्रक्रम में होता क्या है, जैसे ग्लूकोज है, उनके अंदर जो फूड है वो बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए किस में बदल जाता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा रिलीज करता है। तो जो ईस्ट होता है जब वो अल्कोहल में बदल जाता है, तो इसीलिए ईस्ट का उपयोग हम बियर बनाने में, जितनी भी हमारी शराब होती हैं उनमें हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन क्या करता है, ऊर्जा पाने के लिए क्या करता है, उसको ग्लूकोज को, भोजन को किस में परिवर्तित कर देता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब देखिए हमारी बॉडी में भी क्या कभी कभी अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं, वो भी कभी कभी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही वह कर सकती हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह तब होगा जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जब आप व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय आपने देखा होता है आपकी सांस फूल जाती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपकी रुधिर वाहिकों तक नहीं पहुंच पाती और आपको एनर्जी नहीं मिल पाती। तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, तो उस समय आपके जो मसल सेल हैं वो अवायवीय श्वसन करते हैं कुछ समय के लिए और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखिए जब दौड़ते हैं तो उसमें हमें अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, तो लेकिन ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड, क्योंकि हम जितना ऑक्सीजन लेना होता है एक बार में उतना ही ऑक्सीजन लेते हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन तो नहीं ले सकते, तो उससे ज़्यादा एनर्जी भी नहीं मिल सकती। तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वो अवायवीय श्वसन कर देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं और वहीं से जो हमारी अतिरिक्त ऊर्जा है उसकी मांग को पूरा करते हैं टू फिलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। होता क्या है इस केस में, जो ग्लूकोज है, जो पेशी में, जो हमारी मसल्स के अंदर ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं है तो उसको किस में बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड और साथ में ऊर्जा, एनर्जी भी रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिलनी होती है वो हमें मिल जाती है, किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। क्यों, क्योंकि उसने विदाउट ऑक्सीजन भी लैक्टिक एसिड बनाया और साथ में ऊर्जा को रिलीज करा। लेकिन ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे जो शरीर है उसमें ऐंठन, मसल क्रैम्प कर देता है। उसी से क्या होता है, हमारे मसल क्रैम्प आ जाती है, जकड़न हो जाती है। और यदि कोई आपसे पूछे ये जकड़न क्यों हो रही है, क्योंकि आपने अवायवीय श्वसन करा है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड बना है और उसी की वजह से आपको जकड़न होती है। लेकिन गर्म पानी में नहाने या मालिश, मसाज करने से ये जो आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति है, उसकी आपूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो लैक्टिक अम्ल बना है, लैक्टिक एसिड बना है, वो फिर से किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है। आपने देखा ही होगा, दर्द जो होता है वो कुछ समय तक ही रहता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो हमारी पेशियां होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उनमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, जब उन्हें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड आपका फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है।
रेस्पिरेशन के टाइप समझने के बाद अब हम समझेंगे श्वसन ब्रीथिंग क्या होता है। देखिए, श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु एयर रिच इन ऑक्सीजन को हम अंदर खींचते हैं और उसे ही हम इन्हेलेशन अंत श्वसन बोलते हैं, अंत श्वसन बोलते हैं। ग्रहण करना जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो वो आपका उच्चवसन या एक्सहेलेशन कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, आपने ऑक्सीजन ली, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड आप कम अमाउंट में लेते हैं और नाइट्रोजन भी आती है, वो तो एज इट इज़ फिर बाहर चली जाती है, जितनी आती है उतनी ही बाहर निकल जाती है। लेकिन होता क्या है, जो आपने ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ली होती है, आपकी बॉडी उसको यूज़ करती है। आपने देखा कैसे ग्लूकोज से भोजन से ऊर्जा रिलीज़ की उसने और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। तो जो ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में आई है, कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। तो जो कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आया था, अब वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने क्या करा, जो ऑक्सीजन ज़्यादा ली थी उसको बदल दिया, उसकी कुछ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। इसलिए जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस समय जो ऑक्सीजन होता है वो कम मात्रा में हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही आपका पूरा ब्रीथिंग कहलाता है। अब कोई पूछे ब्रीथ क्या है, एक श्वसन क्या है, जब हम एक बार इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं, एक बार हमने सांस ली और एक बार हमने सांस निकाली, वही आपका ब्रीथ होता है, एक सिंगल ब्रीथ होती है। देखिए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, ब्रीथ करता है, उसी को हम श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। तो याद रखिए, कोई पूछे ब्रीथिंग रेट क्या है, 1 मिनट में जितने श्वसन सांस आपने ली वही आपका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, तेज़ी से श्वसन करने लगते हैं और गहरी सांस लेने लगते हैं ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिले और वो ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित कर दे। तो याद रखिए, कोई पूछे आप जब आप भाग रहे होते, दौड़ रहे होते, तो आप तेज तेज सांस क्यों लेते हैं और गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए, जिससे हमें ज़्यादा ऊर्जा हमें मिले और हम अपने कार्य को कर पाएँ। इससे क्या होता है, हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, रिच सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की, क्योंकि जब हम तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हैं, और इसी से क्या होता है, जो हमारा भोजन है, जो ग्लूकोज है, वो आपका बड़ी आसानी से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है, अधिक ऊर्जा जो है वो निमुक्त होती है, रिलीज़ होती है जब हम ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं। तो समझ में आई, ये सब तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतना ही ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त हो जाएगी हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छी ब्रीथ करें और रेगुलर सही नियमित रूप से ब्रीथिंग करते रहें, क्योंकि तभी हमें एनर्जी मिलेगी। अब देखिए, जो कोई वयस्क व्यक्ति होता है, जो एडल्ट मनुष्य होता है, जब वो विश्राम अवस्था में होता है तो वह 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस को अंदर लेता है और बाहर निकालता है। याद रखिए, 1 मिनट में 15 से 18 बार। लेकिन जब हम व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी ब्रीथिंग का रेट है वो 25 बार मिनट में बढ़ जाता है। मतलब जो 15 से 18 है वो बदलकर कितना हो जाता है, 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाता है। और याद रखिए, जब हम व्यायाम करते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हैं, और बल्कि हम क्या करते हैं, गहरी सांस भी लेते हैं। और वो हम इसलिए लेते हैं ताकि हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाएँ। देखिए, अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी में हम रेस्पिरेशन करते हैं और कैसे जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी ब्लड वेसल, रुधिर वाहिकों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल है, वहाँ तक पहुँचती है। देखिए, सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल की सहायता से ऑक्सीजन या फिर मैं कहूँ वायु को ग्रहण करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। वही वायु आपकी नासा गुहा, नसल कैविटी तक जाती है, और नसल कैविटी से फेरिंग्स तक, जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं, वहाँ तक आपका खाने का पाइप और सांस लेने का पाइप दोनों एक होता है। मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, उन दोनों का ही पाइप ग्रसनी, फेरिंग्स तक एक होता है। और फेरिंग्स के बाद फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग हो जाता है। जो फूड पाइप होता है वो तो आपका इसोफेगस कहलाता है, उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। और जो दूसरा पाइप होता है वो आपकी श्वास नली कहलाती है, विंड पाइप कहलाती है, और उसे ही हम ट्रैकिया कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, श्वास आपकी विंड पाइप से आती है, ट्रैकिया में आती है। अब देखिए
ट्रैकिया में भोजन इसलिए नहीं आता क्योंकि जो लैरिंग्स होता है, कंठ होता है, वहाँ पर एक एपिग्लोटस होता है, वेल्व लाइप एक पत्ती होती है जो क्या करती है, भोजन को, जब भोजन आता है तो वो ढक जाती है और भोजन आपका जो श्वास नली है, विंड पाइप है, ट्रैकिया है, वहाँ तक नहीं आता। ठीक है, तो देखिए ये ट्रैकिया हो गया, मैंने मान लिया ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया में आपकी हवा आई, वायु आई, और ये ट्रैकिया आगे चल के दो हिस्सों में बंट जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई या श्वासनी। और यही श्वसनी से क्या होता है, आपके लंग्स जुड़े हुए होते हैं और जो आपकी वायु है वो लंग्स तक जाती है। तो याद रखिए ये आपकी ट्रैकिया है और ट्रैकिया से आपके ये क्या है, ब्रोंकाई हैं, श्वसनी है। एक को बोलेंगे तो ब्रोंकस बोलेंगे और दोनों को बोलेंगे तो ब्रोंकाई बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। और इन श्वसनी से हवा होते हुए आपके लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों में जाके जो आपकी ये ब्रोंकाई है, ये जो श्वसनी है, ये भी राइट वाले में जाकर तो ये 3 हिस्सों में बंट जाती है और लेफ्ट वाले में जाकर ये 2 हिस्सों में बंट जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। याद रखिए, तो इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा राइट लंग होता है, दायां फेफड़ा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि उसमें 3 ब्रोंक्यूलीज में बंट जाता है ये। जबकि जो राइट वाला होता है उसकी जो श्वसनी है, ब्रोंकाई है, वो 2 में बंटती है तो वो थोड़ा छोटा होता है। तो हमारा दायां फेफड़ा जो होता है, राइट लंग्स होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो समझ में आया, ट्रैकिया आपकी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई में टूट जाती है 2, और वही 2 ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाकर राइट वाले में तो 3 में बदल जाती हैं और लेफ्ट वाले में 2 में बदल जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये श्वसनिका भी आगे जाके एल्वियोली होता है। देखिए ये ट्रैकिया आया, मैं आपको समझा दी, ट्रैकिया है, ये आपकी ब्रोंकाई है, ये आपका लंग्स है और लंग्स के अंदर ये ब्रोंक्यूल्स हैं। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये भी आपके एल्वियोली पर जाकर एंड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, ये देखिए ये एल्वियोली कूपिका जिसे बोलते हैं उसी का डायग्राम है। तो ये देखिए आपकी ब्रोंकाई है जो किस में बदल गई थी, ब्रोंक्यूल में बदल गई थी, श्वसनिका में बदल गई थी। और ये जो श्वसनिका है इसके एंड में इस तरह से कुछ गुच्छे जैसी एल्वियोली जैसी संरचना होती है जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं या हिंदी में कूपिका बोलते हैं। इन कूपिकाओं के अंदर ही आपकी रुधिर वाहिकों, ब्लड वेसल्स के गुच्छे होते हैं और इसी माध्यम से आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपकी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है और उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो समझ में आया। देखिए श्वास नली जो ट्रैकिया होती है वो आगे की ओर आपकी 2 भागों में बंट जाती है जिसे हम श्वसनी, ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहते हैं। और यही श्वसनी वायु को दोनों फेफड़े तक पहुंचाती है। फेफड़ों में यह श्वसनी क्या कहलाती है, श्वसनिका कहलाती है, ब्रोंक्यूल्स कहलाती है क्योंकि ये ब्रोंक्यूल्स में बंट जाती है। और जो आपके कूपिकाओं की सहायता से, जो आपके एल्वियोली की सहायता से रुधिर को क्या होता है, रुधिर वाहिकों में आपके ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। तो याद रखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपकी ब्रोंकाई या ब्रोंकस जिसे हम श्वसनी बोलते हैं और उसी से फिर आपकी क्या होती है, श्वसनिका होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं और उन्हीं के एंड में क्या होती हैं, कूपिकाएं होती हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के अंदर कूपिकाएं होती हैं, एंड में जाके गुच्छे जैसी कूपिकाएं, एल्वियोली जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इन्हीं के अंदर रुधिर वाहिकाएं होती हैं और वहां तक आपका ऑक्सीजन पहुंच जाता है। देखिए जब आप सांस लेते हैं तो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो आपका सांस जब आप लेते हैं तो आपके जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो ऊपर की ओर उठते हैं, मूव अप, और बाहर की ओर आउटवर्ड जाते हैं। और जो आपका डायफ्राम होता है, डायाफ्राम, ये और समझना है, ये क्या करता है, हमारी चेस्ट कैविटी, जो हमारी वक्ष गुहा है, उसको आधार प्रदान करता है। अब आप कहेंगे चेस्ट कैविटी क्या है। देखिए जो हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये लंग्स हैं, ये बहुत स्पंजी जैसे होते हैं, जैसे गाड़ी की गद्दी होती है इस तरह के होते हैं। ये प्रोटेक्ट होते हैं किससे, पसलियों से, जिसे हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, पूरा ये रिब केज होता है। ठीक है, 13-13 होते हैं, 12-12 रिब केज होती हैं दोनों तरफ। तो ये पूरा इनका सेट होता है। अब ये रिब केज क्या करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इन रिब केज को ही नीचे की तरफ आधार प्रदान करता है, फ्लोर की तरह काम करता है। कौन, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम और रिब केज पूरा ही क्या कहलाता है, आपका चेस्ट कैविटी कहलाता है और इसी के अंदर आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब आप सांस लेंगे, जब सांस आप अंदर ले रहे हैं, अब जब आप इनहेल कर रहे हैं, अंत श्वसन कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, ये फेफड़े जो है मूव अप करेंगे और बाहर की ओर आ जाएंगे ताकि ज़्यादा सांस अंदर की तरफ आए। और ये जो डायाफ्राम है, ये जो इस तरह से बना हुआ डायाफ्राम है, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, नीचे की तरफ को खिंच जाएगा ताकि ज़्यादा जगह हो जाए
जाए और जो फेफड़े हैं वो आपके पूरी तरह से वायु से भर जाएं, ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन आए। तो याद रखिए सांस लेते वक्त आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो ऊपर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं, और जो आपका डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं, जब आपकी एल्वियोली जो कूपिकाएँ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है, ग्लूकोज जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है, और जब वो वापस आती हैं तो ये क्या करता है, डायाफ्राम फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जैसा ये है, ताकि, और जब ये जैसे ये ऐसे हो गया और फिर से जब ये ऐसे होगा तो ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हवा को वापस धकेल देता है, और इस पूरा लंग से वापस होते हुए ब्रोंक्यूल्स और फिर ब्रोंकस और ट्रैकिया से होते हुए नसल कैविटी से आपकी जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस ही आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। डायाफ्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वक्ष गुहा है, आधार प्रदान करता है हमारी चेस्ट कैविटी को, जिसके अंदर आपका रिब केज होता है, उसी के अंदर आपके लंग्स होते हैं, और वहीं से आपकी वायु आती है और वायु वापस जाती है। और ये भी याद रखिए ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया दो हिस्सों में बंटती है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और फिर जाके वो ब्रोंक्यूल्स में बदल जाते हैं, और उन ब्रोंक्यूल्स के जो एंड होते हैं वो गुच्छों से होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली या कूपिकाएँ कहते हैं। अब देखिए इसको थ्योरी के फॉर्म में समझ लेते हैं और अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम अपने नासाद्वार, जो हमारे नाथुनों होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो नाक के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनसे वायु को अंदर लेते हैं, और यही जो नाथुना होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये हमारी वायु को नासा गुहा, नसल कैविटी तक पहुँचाते हैं। अब नासा गुहा से क्या होती है, वायु जो है आपकी श्वास नली विंड पाइप से होकर जाती है, विंड पाइप आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से होकर हमारे फेफड़े, फुफ्फुस जिसको हम बोलते हैं, लंग्स तक जाती है। और ये लंग्स में किस तरह से जाती है, जो ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में बंट जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, जिसे हम ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलते हैं। अब देखिए जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं। चेस्ट कैविटी क्या है, जो रिब है, हमारे पूरी जो पसलियां हैं, और जो हमारा नीचे हमारी जो पसलियां हैं और जो हमारा डायाफ्राम है, उसके बीच की जगह सारी आपकी चेस्ट कैविटी है। तो चेस्ट कैविटी के अंदर ही आपके फेफड़े होते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो वक्ष गुहा है उसका आगे का भाग है, साइड का भाग है, पार्श्व में जो होता है वो पसलियों से घिरा हुआ होता है। आपने देखा डायग्राम में, ये जो पूरा वक्ष गुहा है, ये पूरा वक्ष गुहा इस तरह से पसलियों से घिरा हुआ होता है दोनों तरफ से। तो साइड से ये पसलियों से घिरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी वो बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो वक्ष गुहा पार्श्व से पसलियों से घिरा होता है। कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। एक बड़ी पेशीय परत, अ लार्ज मस्कुलर सीट, जो डायाफ्राम होती है वो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। याद रखिए डायाफ्राम मैंने दिखाया नीचे की ओर होता है, जो हमारे वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अब देखिए जब हम श्वसन करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो डायाफ्राम और जो पसलियां होती हैं, जो डायाफ्राम पसलियां होंगी आपके रिब्स, ये क्या करेंगे, गति करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम और रिब केज, पूरा रिब केज मूव करता है। और जब हम सांस लेते हैं, इन्हेलेशन करते हैं, अंत्य श्वसन करते हैं, तो उस समय पसलियां ऊपर की ओर, बाहर की ओर चली जाती हैं, और जो आपका डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। तो याद रखिए जब आप सांस लेकर ट्राई करके देखिएगा कि आप अपने लंग्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ आती हैं, ताकि ज़्यादा फूल जाए और सांस ज़्यादा अंदर जाए, और डायाफ्राम जो इस तरह से था वो नीचे की ओर को हो जाता है, ताकि ज़्यादा हवा उनके अंदर भर जाए। ठीक है, यदि गति हमारी वक्ष गुहा से, यही गति क्या करती है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसके आयतन को बढ़ा देती है, इंक्रीज द सरफेस इन द चेस्ट कैविटी। और जो वायु है वो किससे भर जाती है, हमारी वायु जो है वो फेफड़ों में आ जाती है, और फेफड़े जो है हमारे वायु से भर जाते हैं। लंग्स फिल्ड विद द एयर, ये इन्हेलेशन में होता है। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो उस समय जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो नीचे की ओर और अंदर की ओर हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। क्यों, कि जो डायाफ्राम है वो वापस ऊपर की ओर जाता है, अपनी पूर्व स्थिति में वापस जाता है। इससे क्या होता है, जो वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी है, उसका आयतन कम हो जाता है, साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाता है, और यही कारण है जो वायु होती है वो फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। देखिए इस तरह से पुश्ड हो रही है ऊपर की तरफ, और जो रिब हैं वो आपके वापस बैक अपनी फिर से वही पोजीशन में आते हैं, और रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ को मूव करते हैं। लेकिन जब हम इनहेल करते हैं, जब
हम सांस को लेते हैं तो उस समय क्या होता है, फेफड़े जो होते हैं वो आपके फूल जाते हैं, बाहर की तरफ को आउटवर्ड हो जाते हैं और नीचे की तरफ को मूव करते हैं, और डायफ्राम जो होता है वो भी आपका नीचे की तरफ को जाता है ताकि ज़्यादा हवा उसके अंदर भर सके। और बाद में जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम फिर से वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाता है और हवा को बाहर की ओर लंग्स के माध्यम से बाहर की ओर धकेल देता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सेल एयर, देखिए जब हम अंत श्वसन करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं तो 21%, लगभग 21%, 20.96 होती है तो हम इसको 21 मान लेंगे। लगभग 21% ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, बाहर की तरफ सांस निकालते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन का अमाउंट घट गया, 16.4% ही ऑक्सीजन बाहर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कम था उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन ज़्यादा थी वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, उसे बॉडी यूज़ कर लेती है। इसलिए जो कम मात्रा में 0.04% का आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था वो जाते समय कितना हो जाता है, 4.4% हो जाता है और ऑक्सीजन आपका 16.4% हो जाता है। और इस तरह से पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कुछ अन्य जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं, किस प्रकार से ब्रीथिंग होती है अदर एनिमल में। जो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षी हैं, उन जंतुओं के अंदर की जो वक्ष गुहा होती है उनमें भी फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, और वो मनुष्य की तरह ही अपना सांस लेते हैं अपने लंग्स के माध्यम से। अगर मैं कीटों की बात करूँ, इंसेक्ट की बात करूँ, तो उनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, तो आइए उनको देखते हैं। अब देखिए, कॉकरोच की बात करें तो उसके शरीर में साइड की ओर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। ये कीटों में होते हैं और अन्य कीटों के, अन्य जो इंसेक्ट होते हैं उनके शरीर में भी इस प्रकार के साइड में क्या होता है, छोटे छोटे, देखिए इस तरह से साइड में छोटे छोटे क्या होते हैं, इनके छेद होते हैं। और यही जो छिद्र होते हैं वो आपके श्वास रंध्र कहलाते हैं, स्पेरिकल्स कहलाते हैं। और क्या होता है, इन्हीं स्पेरिकल्स के माध्यम से ये वायु को अपने अंदर लेते हैं। और क्या होता है, जब कीटों में गैस के विनियन के लिए, एक्सचेंज के लिए क्या होता है, वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो कि आपका ट्रैकी कहलाता है, श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है। याद रखिए, ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये श्वास प्रणाल है, वातक है, ट्रैकिया नहीं है, ट्रैकिए है, इसका अलग नाम होता है ट्रैकिए। तो ये स्पेरिकल्स के माध्यम से वायु लेता है और इसके अंदर क्या होता है, ट्रैकिए जो वातक होता है उनका पूरा एक वायु नलियों का जाल बिछा होता है और वहीं पर गैस का एक्सचेंज होता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो श्वास रंध्र जो स्पेरिकल्स होते हैं और एक आपको याद रखना है श्वास प्रणाल या वातक जिसे हम ट्रैकिए बोलते हैं। ये पूरा नलियों के माध्यम से इनके शरीर में बिछा होता है। ऑक्सीजन से जो रिच वायु है वो क्या होता है, आपके श्वास नलों, ट्रैकियल ट्यूब में जाकर शरीर के जो ऊतक हैं, टिश्यू हैं, उनमें विसरित हो जाती है, उनमें डिफ्यूज़ हो जाती है और शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं उन तक ये जो वायु है आपकी पहुंच जाती है और वहाँ से गैसों का एक्सचेंज होकर क्या होता है, जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वास नलों जो आपके ट्रैकियल ट्यूब हैं फिर से वापस उन्हीं में आती है और श्वास रंध्रों जो आपके स्पेरिकल्स हैं उन्हीं के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह का कुछ रेस्पिरेशन कॉकरोच में होता है। देखिए, जो केचुआ होता है, अर्थवार्म होता है, वो अपनी स्किन से श्वसन करता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो बहुत ही आर्द्र, मॉइस्ट और स्लीमी होती है, जिससे बड़ी आसानी से गैसों का आवागमन हो जाता है, गैस कैन इजीली पास, तो इसलिए वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। और देखिए, पानी जब जुलाई अगस्त के समय जब वर्षा होती है तो क्या होती है, जो ज़मीन होती है उनमें पानी भर जाता है और जो केचुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हवा नहीं मिल पाती, इसलिए उसमें पानी भर जाता है तो हवा नहीं रहती जो आपकी सॉइल होती है, तो इसलिए वो बाहर निकल कर आ जाते हैं वायु को लेने के लिए अपनी त्वचा से। देखिए, जो मेंढक होते हैं वो मनुष्य की भांति उनमें भी फेफड़े होते हैं और जब वो लैंड पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो वो अपनी फेफड़ों से सांस लेते हैं। लेकिन जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा भी कैसी होती है, मॉइस्ट और स्लिमी होती है, तो बड़ी आसानी से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए, मछलियों में क्लोम या गिल होते हैं। ये देखिए इस तरह से गिल हैं जो क्या करते हैं, क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम क्या होता है, त्वचा
से बाहर की ओर निकले होते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। क्लोम में रक्त वाहिनों जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी संख्या जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और ये क्या करते हैं, गैस विनियन में हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करते हैं आपके क्लोम। और इसी की सहायता से क्या करते हैं, ये जो आपकी मछलियाँ होती हैं ये आपकी श्वसन कर पाती हैं गिल्स के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्शन होते हैं स्किन में बाहर की तरफ, और ये क्या करते हैं, इन यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है, और इसलिए क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो ज़्यादा यहाँ पर हो पाता है, उसी में यहाँ पर इनको सहायता मिलती है। देखिए जो पौधे होते हैं वो भी श्वसन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और वो दोनों समय करते हैं, दिन और रात में दोनों टाइम रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो खाली डे टाइम में करते हैं। इसलिए तो हम कह देते हैं जो पौधे होते हैं रात में खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो कर नहीं रहे, लेकिन दिन के समय वो रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भोजन भी बनाते हैं, और जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जबकि रात के समय ऐसा कुछ नहीं होता, खाली रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें तो वो खाली ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन उनको हर समय चाहिए, वायु उनको हर समय चाहिए, वायु के बिना पौधे नहीं रह सकते। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। ये भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन के लिए करते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा है, बस यहाँ पर थोड़ा बताना था कि पौधे जो होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, दोनों समय ब्रीथ करते हैं, डे में भी और नाइट में भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस खाली दिन के समय करते हैं। और रेस्पिरेशन जो हमारा श्वसन होता है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वायु के बिना ये 1 मिनट भी नहीं रह सकते, तो श्वसन इनको हर वक्त चाहिए। अब देखिए जो पादप होते हैं, जो आपके प्लांट वर्ग के प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम टाइनीपोर्स, या उन्हीं टाइनोपोर्स को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए रात के समय कैसे लेते हैं ये वायु को, ये अपनी रूट से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं, क्योंकि जड़ों में क्या होता है, जड़ों कहाँ होती है, मृदा में होती हैं, सॉइल में होती हैं, और सॉइल में क्या होता है, एयर स्पेसिस होते हैं और वहाँ पर हवा भर जाती है, तो उसी के माध्यम से सॉइल पार्टिकलों में जो जगह रह जाती है वहीं से अपनी जो वायु है उसको अपने रूट्स के माध्यम से ले लेते हैं। और दिन के समय तो ये सूर्य में प्रकाश में संश्लेषण में करते ही हैं, तो वहाँ से भी इस तरह का प्रोसेस करते हैं। लेकिन याद रखिए दिन के समय जो होता है वो इनका प्रोसेस जो होता है वो स्टोमेटा रंध्र की प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से हमारे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं डे नाइट दोनों समय। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।